हेलो एवरीवन, वेलकम टू 10,000 MCQ कोर्स की सीरीज़। और स्टडी IQ में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट सेट नंबर 1। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपकी जो सिलेक्शन और जो थिंकिंग आपके दिमाग में चीज़ें चलनी वैसी की वैसी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको बोला था हाउ टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो आपको पीछे कोई नहीं हटा पाएगा, चाहे आपके जितने मर्जी गलत हो रहे हैं। मैंने सीरीज़ के अंदर 50 क्वेश्चन डाले थे, ठीक है। अभी जो है आपको सोल्यूशन मिलेंगे और उन सोल्यूशंस को पढ़ें, सुने, जितने टाइम की भी क्लास है, ठीक है। और आपको करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आप क्या करेंगे, पहले पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, जब पीडीएफ को ओपन ही कर सकते हैं आपके फ़ोन के अंदर। जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और अपनी कॉपी के ऊपर 1, 2 जो भी है उसमें लीजिए। जब आपकी मार्केट के अंदर ना एक वो आती है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी वो होती है, आई मीन टू से जिसमें हम वो होते हैं ना ऐसे करके, जिसमें आप आंसर भरते हैं, ठीक है। आंसर शीट वगैरह आती है, ऐसे OMR शीट तो आती है, तो उसको लीजिए। तो उसको आप पेपर की तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट की वीडियो को देख रहे हो, वीडियो तो देख रहे हो और उसका कोई फ़ायदा ना हो। आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सीधा मॉक टेस्ट की वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने हैं कि आपकी नॉलेज आपको टेस्ट करनी है कि आपको आती है या नहीं आती। और इसके अंदर मैंने हर चीज़ को जो है, हर चीज़ को लेके चला हूँ। साइंस आपका जो है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सब कुछ टॉपिक्स, हर चीज़ से कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, पहले टेस्ट अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके जितने मार्क्स आएंगे ना, आपको मुझे जो है बताना है, 100% आपको मुझे बताना है। मैं इस चीज़ को एनालाइज करूंगा कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं। जो बच्चों की गलतियां होंगी तो मैं उसको बताऊंगा भी, इसको कैसे आपको इम्प्रूव करना है। लेकिन जब तक आप मार्क्स नहीं बताएंगे मुझे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस आया, जो आपने पहले पढ़े थे, किस तरीके से चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, क्या गलतियाँ होती हैं, तो मैं उससे बात भी करूँगा, ठीक है। पर बात सीधी सी ये है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज करेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैं आपके मैसेज देखूंगा और रीड करूंगा। जो भी आपकी इनपुट्स मैं आपको देने होंगे वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो भाई देखो, ये चीज़ है, अटैम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया और वीडियो में भी बताया था मैंने, ठीक है, कि हाउ टू अटैम्प्ट द मॉक टेस्ट। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट विद द आगे। और अगेन अपने दोस्तों को भी बताएं, अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं, मेरे 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट studiiq.com और हमारी ऐप के ऊपर। चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम। इस्लाम के साथ जो प्रभावित थे भक्ति मूवमेंट के लीडर, वो कौन थे? तो वो थे आपके नामदेव जी। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नामदेव जी जो हैं डिसाइपल हैं, शिष्य हैं किसके? विशोबा खेचकर के जो हैं ये डिसाइपल हैं। और जो नामदेव जी हैं ये इन्फ्लुएंस हुए थे आपके इस्लाम धर्म के साथ, और इन्होंने जो है भक्ति मूवमेंट के साथ जो है चीज़ें आगे बढ़ाई, भक्ति आंदोलन को आगे लेके गए। और ये जो आइडोलेट्री होती है, यानी कि मूर्ति पूजा अगेंस्ट थे, फास्ट के अगेंस्ट थे, जो मतलब फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं आप लोग, पिलग्रिमेज जाके आप तीर्थ यात्राएं करते हैं, और जो भी आप अपने शरीर को हार्श फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, कुछ भी ऐसे करते हैं कि भगवान खुश हो जाएगा या कुछ भी इस तरीके से, तो वो उसके अगेंस्ट थे। और इन्होंने बोला था, इस्लाम धर्म से प्रभावित है। नामदेव जी ने यह भी बोला था कि एक पत्थर है जिसको तो आप पूजते हैं, और एक पर्सन है जो रास्ते में पड़ा है, वो चलता चला जा रहा है। वन स्टोन इज लविंगली डेकोरेटेड वाइल अनदर वन इज वॉक्ड अपॉन। तो ये नामदेव जी ने बोला था, तो ये ध्यान रखना। और इन्होंने बोला था कि एक पत्थर अगर गॉड है तो दूसरा भी गॉड ही होगा, तो ये ध्यान रखना है। ये इस्लाम धर्म को जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, नामदेव जी ने ये सारी चीज़ें बोली थी। आंसर इज सी। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करते हैं तो ये
मॉडर्न वैष्णिज्म जो बंगाल के अंदर था उसके साथ प्रभावित थे, और ये जो है हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा के जो है चैंटिंग करते थे। जो आपको पता होगा इस्कॉन मंदिर हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, वो चैतन्य महाप्रभु जी की जो है मतलब उनके अकॉर्डिंग जो है चलता है, और ये बोलते हैं ना हरि बोल, इस तरीके द गॉड एज हरि, तो ये जो है बोलते हैं। आइडल वर्शिप को इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था, और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी ने एक पुस्तक लिखी थी, डेट इज कॉल्ड सिकास्तकम जो है नाम की पुस्तक भी लिखी थी। उसके बाद बात करते हैं मीराबाई जी की। मीराबाई जी जो हैं गुरु रविदास जी की शिष्य हैं, गुरु रविदास जी की शिष्य हैं, और मीराबाई जो हैं ये डिवोटी हैं किसकी, कृष्णा भगवान की, लॉर्ड कृष्णा की, और बहुत सारे इन्होंने सॉन्ग्स पोइम्स वगैरह गाए, इन्होंने भजन वगैरह भी कंपोज किए गए थे इनके द्वारा। वल्लभाचार्य जी की बात करते हैं तो ये भी कृष्णा कल्ट के साथ जो है बिलोंग करते हैं, कृष्णा के साथ बिलोंग करते हैं। इनकी फिलॉसफी थी डेट इज शुद्ध अद्वैतावाद, शुद्ध अद्वैता, ठीक है, ये इनकी फिलॉसफी थी। और इनकी फिलॉसफी को और क्या कहते थे हम, डेट इज कॉल्ड पुष्टि मार्ग भी कहते थे। और ये जो हैं कृष्ण भगवान को पूजते थे, और इनका जो टाइटल था किस टाइटल के अंतर्गत, मतलब ही वर्शिप्ड कृष्णा अंडर द टाइटल श्रीनाथ जी, ये कृष्ण भगवान जी को श्रीनाथ जी कह के बुलाते थे। आंसर इसमें सी ऑप्शन, डेट इज नामदेव जी इज द राइट वन, नामदेव जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी, इनमें स्टेटमेंट बतानी है आपको, करेक्ट कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अच्छा एक चीज़ और, जो आपके पॉइंट्स जो आपको नहीं पता उसको नोट डाउन करते लीजिए, पीडीएफ में डाउनलोड की हुई है उसमें जहाँ पे आपने अटैम्प्ट किए हैं वहीं पे आपके मेन पॉइंट्स लिखिए जो आपको नहीं पता थे। जो पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता वो साथ साथ की पॉइंट्स बना के लिखिए उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहते हैं। The motion to impeach a judge of a Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट जो है गलत है, ये इसमें स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है तो ये पॉइंट गलत है। तो डैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो इम्पीचमेंट है वो आपका रिजेक्ट हो सकता है, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द 1960 एक्ट। क्लियर, क्योंकि देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा उसको हटाने का प्रोसेस या तो लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा, तो स्पीकर जो है आपके लोकसभा के उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपका दर्शाया नहीं गया। पहली बात तो ये जो डिफाइन होता है कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस की जो इनकैपेसिटी है या उन्होंने मिसबिहेव किया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक्ट बनाया था हमारा जो ही 1960 वाला एक्ट, 1968 वाला एक्ट, दैट इज जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत जो है इसमें जो भी आपकी कमेटी बैठती है वो इसको बताती है कि हाँ इसकी इनकैपेसिटी थी या मिसबिहेवियर था। तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो गया, मतलब पहला और दूसरा पॉइंट गलत हो गया। तो पहला दूसरा पॉइंट गलत हो गया, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो जाने कि आंसर या तो बी ऑप्शन में है या सी ऑप्शन में है। डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर इंडिया इन द गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। मतलब जो आपके जज को हटाने की जो सारी चीजें हैं वो 1968 के एक्ट में लिखी गई हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है जज का तो वो वोटिंग के लिए बात करी जाती है, तो हर हाउस से आपको जो है स्पेशल मेजोरिटी यानी कि टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी जो आपके प्रेजेंट थे और नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट वोटिंग, बिल्कुल सही। 2/3 के साथ आपकी वोटिंग आपको होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। मतलब तीसरा और चौथा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन दैट इज 3 and 4 इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसमें बहुत सारी चीजें और भी आपको याद करनी है। देखिए जी क्या है, आर्टिकल 124(4) आर्टिकल 124(4) की बात करते हैं कि ये जो है आपके जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ये आपका रिमूव नहीं किया जा सकता विदाउट द प्रेसिडेंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, आर्टिकल 124(4) के अंतर्गत ही बोला गया है कि अगर, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये इनको हटाने का जो बिल है वो लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है, वो राज्यसभा से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर ये लोकसभा से स्टार्ट होता है तो पहले कम से कम 100 मेंबर की आपको मंजूरी चाहिए होती है। लोकसभा के 100 मेंबर बोलेंगे कि हाँ हम इनको हटाने जा रहे हैं तो मंजूरी मिल जाएगी। अगर राज्यसभा से स्टार्ट होता है तो राज्यसभा से मिनिमम आपको 50 मेंबर चाहिए होंगे इस चीज की इंक्वायरी करने के लिए, इंपीचमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए। समझ आया आप लोगों को? मेजोरिटी जब बिल पास होगा वो 2/3
इन्हीं मेजोरिटी चाहिए, लेकिन बिल स्टार्ट करने के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 लोगों की मंजूरी चाहिए आपको। और दूसरी बात है, अगर यहाँ पे देखें कि इस चीज को इंक्वायर कौन करता है, इस चीज को इंक्वायर जो है कमेटी करती है जिसमें 3 जजेस होते हैं और वो ही बताते हैं कि हाँ इसने मिसबिहेव किया या इनकी इनकैपेसिटी थी। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, 3 एंड 4। स्टार्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम, जो सन लगा लो या स्टार लगा लो, ये तारे अपनी ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए जी क्या है, स्टार वो करें, सन की बात करें तो इनके पास जो एनर्जी होती है वो आती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन से। ये सबको पॉइंट पता है, नाभिकीय संलयन से होती है, क्योंकि स्टार्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, और प्लस ये प्रोसीजर होता है फ्यूजन का, और फ्यूजन इज वेरी डेंजरस, ध्यान रखिए, वेरी डेंजरस। क्लियर हो गया आप लोगों को? और दूसरी बात यहां पे ये है कि देखिए जब स्टार की बात करें, स्टार जो है अपना जो शाइन करता है, ल्यूमिनस होता है ना, सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी होती है, अपने आप चमकती है। तो जब ये चमकती है तो ये आपकी हीट जो होती है, थर्मल एनर्जी को साथ साथ जो है लूज कर रहा होता है, अपनी हीट को साथ साथ छोड़ रहा होता है आउटर स्पेस में। और ये जो थर्मल एनर्जी है ये जो है रिप्लेनिश कैसे होती है? ये एनर्जी आती कहां से है इसके पास? या तो न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आएगी, और कैसे और कहां से आएगी? या कॉन्ट्रैक्शन से आएगी। और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन से आएगी? ग्रेविटेशन कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब गुरुत्वीय संकुचन से जो है ये एनर्जी आती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? अगेन थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूजन, मैंने भी आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ाया होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या? दूसरा ऑप्शन भी पूछ लिया इन्होंने, तो ये बनेगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 एंड 2 इज द राइट वन। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। केमिकल रिएक्शन नहीं होती, फ्यूजन आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर देखने को मिलती है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए जी, फ्यूजन में क्या होता है कि सारे जो आपस में एक जो है चिपक जाते हैं और ऑब्वियसली बात है फ्यूजन एनर्जी रिलीज करते हैं, और जो आपकी फ्यूजन से ही एनर्जी आती है आपके यूनिवर्स के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। In India, other than ensuring the public funds are meant for efficiently and for the intended purpose, what is the importance of office of CAG? सीधी सी बात यह है कि पब्लिक फंड्स आते हैं हमारे पास, और उसके बाद आपको पूछा गया है कि कैग की इंपॉर्टेंस क्या है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, जो हमारे देश के अंतर्गत जो है पब्लिक पर्स जो है इसको बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट बोला जाता है, और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, बहुत सारे नाम इनको बोले जाते हैं। ये क्या करते हैं इसमें आपको पता होना चाहिए। कैग एक्सरसाइज द एक्सचेकर कंट्रोल ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट when the president of India declares national emergency और financial emergency। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैग ऐसा नहीं देखता कि जब राष्ट्रपति ने जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी या फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित कर दी तो ये चेक करेगा, गलत। ये क्या करता है? कैग तो सिर्फ ऑडिट करता है। ऑडिट क्या करता है? गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, और गवर्नमेंट के अकाउंट कौन से? जहां पे पैसा आया और जहां से हमने पैसा खर्च किया, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। और कौन कौन से? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और आपके स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के जो है आपके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कैग एक्सरसाइज ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्टर्स आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्वेश्चन यहां पे पॉइंट देखिए जी क्या कहता है कि कैग जो रिपोर्ट है, कैग की जो रिपोर्ट होती है मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं या कार्यक्रम के निष्पादन पर सीजीआई की रिपोर्ट पर लेखा जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है डिस्कस करती है। बिल्कुल, कैग जो है अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट कर देता है? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट से आगे रिपोर्ट जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? इस रिपोर्ट को पढ़ती है और डिस्कस करती है, बिल्कुल सही है, और आगे वो पब्लिश भी कर देती है कि कैग ने घोटाला निकाला। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, information from the CAG reports can be used by the investigating agencies to press charge against those who have violated the law while managing public finance। बिल्कुल सही है कि CAG की रिपोर्ट जो जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो यूज करती हैं और बताती हैं कि आपने ये पैसा कहां पे किया। बिल्कुल सही पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, while dealing with the audit and accounting of the government companies,
कैग हैज सर्टन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु हैव वायलेट द लॉ। ये नहीं है, ये कुछ भी नहीं आता इसके अंतर्गत। मतलब दूसरा और तीसरा पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। देखिए मैं हमेशा आपको बताता हूं, देखिए जब इसका पहला पॉइंट गलत हुआ ना तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो गया, तो जाने के बी और सी में ऑप्शन है, तो आपका ऐसी आंसर निकलेगा। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन। एक चीज आपको और बताता हूं कि कैग जो होता है, कैग आपके ऑडिट करता है और रिपोर्ट्स किसको दे देता है, राष्ट्रपति को दे देता है, प्रेसिडेंट को दे देता है। अब ये प्रेसिडेंट के पास 3 ऑडिट रिपोर्ट्स जाती हैं, वो कौन कौन सी? एक तो जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट की जाती है, पब्लिक अंडरटेकिंग की जाती है, पब्लिक अंडरटेकिंग की जो है रिपोर्ट जाती है। तो ये तीनों रिपोर्ट जो हैं आपकी जाती हैं किसके पास, जो है प्रेसिडेंट के पास। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन। 2 and 3 इज द राइट वन, 2 and 3। अगला देखिए, इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहे हैं। तो यहां पे देखते हैं, एपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगाना जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी, साइलेंट वैली आंदोलन बाबा आमटे। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए जी, पहली बात तो एपिको आंदोलन जो है ये बिल्कुल सही है जी, पी हेगड़े, और ये जो है वेस्टर्न घाट के अंदर जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए था। सेम एज अ चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में देखने को आपको मिला था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था, ये बिल्कुल सही है। इसमें लोग चिपक जाते थे, तो पहले दोनों पॉइंट आपके सही हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन बिल्कुल मेधा पाटकर जी ने सरदार सरोवर डैम की जो हाइट वगैरह बढ़ानी और नर्मदा को बचाने के लिए इन्होंने ये किया था, बिल्कुल सही। और चौथा पॉइंट देखिए जी क्या है, बाबा आमटे साइलेंट वैली आंदोलन के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका गलत है। साइलेंट वैली आंदोलन के साथ जो है लिंक कौन करते हैं, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, डॉक्टर सलीम अली लिंक करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया, तो डी ऑप्शन बनेगा आपका करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। बाबा आमटे की अगर मैं बात करता हूं, बाबा आमटे, बाबा आमटे जो हैं वो भी लिंक करते हैं किसके साथ, ये करते हैं लिंक, दैट इज द कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नर्मदा बचाओ, ये इनके साथ जो है लिंक करते हैं कौन, बाबा आमटे, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। यहां पे एक पॉइंट और है, डॉक्टर सलीम अली, सलीम अली बर्ड सेंचुरी है हमारे इंडिया में, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वो कहां पे है बर्ड सेंचुरी, दैट इज इन द गोवा, याद रखें। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। साइलेंट वैली आंदोलन जो है ये लिंक करते हैं डॉक्टर सलीम अली। अगला पॉइंट देखिए, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। कार्बन क्रेडिट सिस्टम वॉज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, ये पॉइंट आपका गलत है, मतलब नॉट करेक्ट पूछा है, सॉरी ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम है वो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ लिंक करता है। कार्बन क्रेडिट आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड द ग्रीन हाउस गैस बिलो देयर इमिशन कोटा, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। बताता हूँ ये क्या चीजें होती हैं। द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट ए प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी इनकी कोई प्राइसेस वगैरह नहीं होती, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपके लिए जो है अवार्ड दिए जाते हैं जो कार्बन चीज़ को कम कर देता है। एक्चुअली कार्बन क्रेडिट का मतलब ही ये है कि हमको एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो आपका एटमॉस्फेयर जो है बचा रहेगा, जो है गर्मी नहीं होगी, ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे, फ्लड नहीं आएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की। बिल्कुल क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसने बोल रखा है कि आपकी कितनी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जो है आपको मैक्सिमम करनी है, और इसके अंतर्गत जो है कंट्रीज के साथ जो है आपका कोटा साइन है। ये कोटा जो साइन होते हैं, कोटास के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी आपके लोकल बिजनेसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपरेटर्स हैं, ये इनके पास कोटा होता है कि आप इतने ही इमिशन कर सकते हैं। और इसमें जो कंट्रीज होती हैं वो ओवरसी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल रजिस्ट्रीज जो आपके लिए वैलिडेट करती हैं, मॉनिटर करती हैं, जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज के लिए जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल देखती है इस चीज को। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर कोई पर्सन जो है इस चीज को, ग्रीन हाउस गैस को कम करवाता है अपने इंडिया के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, तो उस देश को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से क्या मिलता है, आपका कार्बन क्रेडिट अवार्ड मिलता है। और इसमें यह नहीं है कि इसका कोई फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये ट्रेड नहीं होती इस चीज के लिए, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फिक्स्ड जो है टाइम टू टाइम फिक्स करी जाती है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा ये फिक्स करी जाती है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए कार्बन क्रेडिट वही ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन को आपको एब्जॉर्ब करवाना है जल्दी से जल्दी, जिसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा, कोई कंट्री जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर देती है और दूसरी कंपनी जो है दूसरी कंट्री कम करती है, तो आपको वर्ल्ड वाइड तो एक प्रॉपर तरीके से कोटा होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये कंपनी है, ठीक है, सॉरी ये कंट्री होगी, ये कंट्री अपने कार्बन क्रेडिट इसको बेच सकती है कि हाँ ठीक है, मतलब हमने कम किया तुमने ज्यादा किया, तो हम इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं ये चीज, बदले में दूसरे को पैसे मिल जाएंगे, दूसरी कंट्री को। लेकिन इसमें कोई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कोई कंट्रोल नहीं है, ये ध्यान रखना, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से कौन सा एरिया है जहां पे आपकी टाइडल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो है प्रोड्यूस होती है। टाइडल पोर्ट है हमारे इंडिया के अंदर जिसे हम क्या कहते हैं, कांडला पोर्ट, और जहां पे आपका दीनदयाल पोर्ट जिसे हम कहते हैं आजकल दीनदयाल पोर्ट, और ये देखने को मिलती है कहां पे, गल्फ ऑफ खंबात और डेट इज इन द कैम्बे के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और यहां पे इनफ टर्बाइंस हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है पैदा करती हैं, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां पे जो है अबाउट 9000 मेगावाट की जो है एनर्जी जो है यहां पे प्रोड्यूस करी जा सकती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, ये जो हैं आपके क्या हैं, कोरल्स वाले पार्ट हैं, ये आपके कोरल वाले पार्ट हैं। और कोरल हमारे इंडिया में मन्नार, कच्छ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलता है। आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, सी, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के लिए जो बेनिफिट है वो कौन सा पर्सन जो है एलिजिबल होता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसका पहला नाम था नरेगा, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम था, जो स्टार्ट कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था। और एक्ट था आपका नरेगा एक्ट था 2005 का, और बाद में इसको जो है एमजी नरेगा में कन्वर्ट किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में चेंज किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी जी का नाम ऐड किया गया। और ये प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से जो है आपका स्टार्ट किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है हम मिनिमम 100 डेज के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं रूरल एरियाज के अंदर, और जो पर्सन जो हैं आपके अनस्किल्ड लेबरर होते हैं, जिसमें से 1/3 जो है आपको जो बेनिफिशरीज होती हैं वो होती हैं विमेन, A1/3। और इसमें जो वेजेस होते हैं वो आपके डिसाइड किए जाते हैं, दैट इज द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के द्वारा। जो मिनिमम वेज एक्ट है आपका 48 का एक्ट है, उसके अंतर्गत अगर किसी बंदे को 15 दिन में काम मिल तो जाता है, अगर 15 दिन में काम ना मिले तो 15 दिन के बाद जितने भी दिन जाएंगे उसको वो दिहाड़ी उसको मिलती चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है मिलता चला जाएगा। तो यहां पे अब क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा बेनिफिट एलिजिबल है। अडल्ट मेंबर ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड गलत है। अडल्ट मेंबर ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन ये भी गलत है। अडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ ऑल द बैकवर्ड कम्युनिटीज ये गलत है। अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, बिल्कुल किसी भी हाउस होल्ड की जो है कोई भी लेडी जो है आ सकती हैं और अपना काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है इसके अंतर्गत कि हाँ आपको शेड्यूल कास्ट के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, ऐसा नहीं है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, MG नरेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। श्रीमद् भागवत गीता जो ओरिजिनली लिखी गई है वो किस भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता आपको पता है कि ये जो पार्ट है किसका, महाभारत का पार्ट है, और ये जो एपिक महाभारत है, द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, महाभारत के अंदर लिखी गई है, और ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था, दैट वाज चार्ल्स विल्किन, चार्ल्स विल्किन ने किया था, याद रखें इंपॉर्टेंट है। और जो है महाभारत, दैट इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, और इसको लिखा किसने था, वेद व्यास जी ने लिखा था, वेद व्यास जी ने। इसको जय संहिता के नाम से भी हम बुलाते हैं, जय संहिता। और दूसरी बात यह है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में चेंज किया गया था, फारसी भाषा में, अकबर के टाइम पे, दैट इज बाय द नेम ऑफ रज़मनामा, रज़मनामा के नाम से, ठीक है। और रज़मनामा की बात करते हैं तो रज़मनामा जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बदौनी ने इसको चेंज किया था, बदौनी ने चेंज किया था। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। इनमें से ऐसे रेशियल ग्रुप बताइए जो हिली एरियाज में और फॉरेस्टेड एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे रहते हैं। तो ये हमारे इंडिया में जो रहते हैं हिली और फॉरेस्टेड एरिया में, दैट इज मोंगोलॉइड्स। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये है मोंगोलॉइड स्पीशीज, ऐसी देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्किन कलर इनका येलो टू ब्राउन होता है, हाइट मीडियम होती है, और फेस ब्रॉड और वेरी ब्रॉड होता है, देखिए फेस कितना ब्रॉड है इनका, ठीक है। डार्क ब्राउन आईज होती हैं और हेयर स्ट्रेट होते हैं, ब्लैक होते हैं, और मेनली आपको साइबेरिया, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में
में देखने को आपको मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका मेडिटेरेनियन के अंदर जो होता है ये साउथ वेस्ट एशिया के अंतर्गत जो है देखने को मिलते हैं। इंडिया में आए साउथ वेस्ट एशिया से। और अगर हम अभी बात करते हैं जितने भी नॉर्थ इंडिया के अंदर मेनली लोग हैं वो मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिलते हैं। मंगोलॉइड्स की बात करते हैं तो ये जो है हिमालयन रीजन के अंतर्गत आते हैं, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जितने भी आपके जो है नॉर्थ ईस्ट में आते हैं वो वाले पार्ट में आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जैसे कि आपके राजमहल हिल्स झारखंड वगैरह के अंदर, ठीक है, अरावलीज के अंदर, यहाँ पे जो है मेनली लोग जो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं, जिसमें जो इनके स्केल्टन हमें मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी मिले थे और उस टाइम पे जो लोग थे वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा। दैट इज द मंगोलॉइड्स इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। इनमें आपको कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने क्या स्टार्ट किया था? उन्होंने कैनाल की कंस्ट्रक्शन करवाई थी, ये बनेगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। और उसके बाद बलबन की बात करते हैं तो बलबन ने किया था नवरोज फेस्टिवल, पर्शियन फेस्टिवल, ये बिल्कुल 2 बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें दीवाने रियाज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का था, ये 1 ऑप्शन। जहांगीर के टाइम पे सर थॉमस रॉय आया था फैक्ट्री लगाने के लिए, परमिशन लेने के लिए आया था और सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए इनको जो है परमिशन मिल गई थी सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। 3214 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो दीवाने रियासत इन्होंने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है 5 जो है आपकी कैनाल्स बनाई थी, जैसे यमुना टू हिसार हो गया, सतलुज टू घग्गर हो गया, घग्गर टू फिरोजाबाद और उसके बाद मांडवी टू सिरमौर हिल्स, हांसी हरियाणा के अंतर्गत। और बलबन की बात करते हैं तो नवरोज फेस्टिवल इन्होंने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था दिल्ली की कोर्ट में। थॉमस रॉय आया था यहाँ पे जो है जहांगीर के टाइम पे और जो है इनको भेजा किसने था? जेम्स वन ने भेजा था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज अ मैक्सिमम एनर्जी? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके अंतर्गत होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो गामा रेज में, देन उसके बाद एक्स रेज में, देन यूवी रेज में, देन विजिबल लाइट में और उसके बाद जो है यूवी लाइट, विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड में और माइक्रोवेव में, देन उसके बाद रेडियो वेव में, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा गामा रेज में होती है और सबसे लीस्ट होती है रेडियो वेव्स में। सबसे ज़्यादा गामा, देन एक्सरे, देन यूवी, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो वेव। सबसे ज़्यादा किस में होगी? गामा। सो गामा तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर उसके बाद एक्सरे, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक्सरे इज द करेक्ट वन, क्लियर, डी ऑप्शन। विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। इंफ्रारेड रेज जो आपका टेलीविजन का टीवी रिमोट होता है वो होता है। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं। एक्सरे को डिस्कवर किसने किया था? रॉयंटजन ने किया था। आंसर इज डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, एक्सरेज। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसीज वगैरह। अगला बताइए जी क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हम आयरन के अंदर ऐड करते हैं स्टील बनाने के लिए? जब हम उसको क्या करते हैं मतलब ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को जो है रेजिस्ट कर पाता है और उनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, अब्रेजन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उच्च कठोरता और घर्षण बहुत ज़्यादा होता है। हम स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए आयरन के अंदर क्या चीज़ डालते हैं? हम डालते हैं क्या? दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम डाला जाता है आयरन के अंदर और स्टील बन जाती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्लियर, बी ऑप्शन। और इसमें 10.5% के आसपास हम क्रोमियम डालते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये कोरोजन के रेजिस्टेंट हो जाती है, रस्ट नहीं होती, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट हो जाती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्रोमियम इज द राइट वन, ठीक है। निकल की बात करता हूं तो आपको पता होगा निकल नाइक्रोम वायर होती है, नाइक्रोम, और नाइक्रोम में क्या होता है आपका? निकल और क्रोमियम होता है जो आपका इलेक्ट्रिकल वायर होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर होती है ना, उसमें हम डालते हैं, जैसे हीटर वगैरह होते हैं उसमें। टंगस्टन बल्ब के अंदर यूज़ होता है टंगस्टन, ठीक है, क्योंकि इसका हाई गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ये। दिस इज इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में मिलने वाली सबसे बड़ी धातु है, सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु है। वैसे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मिलती है। एल्यूमिनियम की जो ओर है वो है बॉक्साइट और कोरंडम, बॉक्साइट और कोरंडम देखने को मिलती है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, क्रोमियम इज द राइट वन। लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए, लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, तो मध्य प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पे आती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज मध्य प्रदेश इज द राइट वन। मध्य प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश।
व्हाट विल फॉलो इफ ए मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय राज्यसभा। देखिए मनी बिल की बात करें आर्टिकल 110 के अंदर होता है। मनी बिल को मनी बिल तब कहते हैं जब स्पीकर के साइन होते हैं। अदरवाइज ये मनी बिल आता कहां पे, पहले लोकसभा में, किसकी परमिशन से, राष्ट्रपति की परमिशन से। स्पीकर इसको दर्शाता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, कोई टैक्स घटाया बढ़ाया लगाया जो भी होता है उसमें लिखा होता है। सैलरीज जो एमपीज वगैरह की होती हैं, आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा लेना हो हमने वो लिखा होता है इसके अंदर। लोन्स इंटरेस्ट वगैरह पे करने होते हैं वो लिखा होता है। जुडिशरी के ऊपर खर्चा कोई भी आएगा वो लिखा होता है। मनी बिल को पास करने के लिए अवधि होती है 14 दिन। लोकसभा की फुल्ली पावर होती है मनी बिल के केस में। मनी बिल को 14 दिन में पास करना जरूरी होता है। अगर राज्यसभा उसको बदल दे तो जो अगर उसको अमेंड कर दे, जिसमें जो लिखा हुआ है अमेंड करना, संशोधन कर दे, तो आपकी जो सारी पावर होती है लोकसभा के पास होती है कि इसकी बातें माने या ना माने। अगर बिल राज्यसभा अपने पास रख ले तो 14 दिन के बिल अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जो है बिल पास हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली राज्यसभा की कोई पावर नहीं है मनी बिल के केस में, और ये डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर राज्यसभा की बातें माननी है या नहीं माननी। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही सही है कि लोकसभा की मर्जी होती है कि उसकी बातें माने या ना माने। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी कौन सी है, अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी इनमें से कौन सी है, संविधान के बाहर बनाई हुई। यूपीएससी की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 में 323 में आती है यूपीएससी। फाइनेंस कमीशन आपका 280 में आता है। इलेक्शन कमीशन 324 में आता है। नीति आयोग गलत है तो ये आंसर बनेगा डी ऑप्शन। नीति आयोग तो बना है 1 जनवरी 2015 को। पहले इसका जो नाम था वो था आपका नीति आयोग था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं, प्लानिंग कमीशन का जो बना था वो 15 मार्च 1950 को बना था, तो ये भी आपका बाहर है संविधान के, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन। थिंक टैंक ऑफ द कंट्री होता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आंसर इज डी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो कमीशन होता है, एससी और एसटी के नेशनल कमीशन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का कमीशन कैग का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नीति आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन और आपका जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन सेल सीबीआई। सो दीज आर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कहीं पे ऑयल रिफाइनरी देखने को नहीं मिलती, कहाँ कौन सी जगह के ऊपर नहीं मिलती। क्वाली में है, बिल्कुल बड़ोदरा गुजरात में है। नूनमती गुवाहाटी असम में है। हटिया इज गलत, हटिया के अंदर नहीं होती। हटिया के अंदर तो मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होती है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है झारखंड रांची में। और बरौनी जो है आपका कहाँ पे है, बेगूसराय उड़ीसा के अंदर देखने को आपको मिलता है, तो यहाँ पे भी आपकी जो है ऑयल रिफाइनरी है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन, हटिया इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है क्वाली हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया डेट इज नूनमती, यहाँ पे गुवाहाटी असम के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पे है आपका डेट इज उड़ीसा के अंदर है आपका डेट इज बरौनी, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा के अंतर्गत। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 11वें स्केड्यूल के अंतर्गत संविधान में कितनी चीज़ें डाली गई हैं? 11वें स्केड्यूल में 29 जो हैं आपकी शेड्यूल्ड चीज़ें डाली गई हैं। 11वां स्केड्यूल होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए। आर्टिकल 40 जो है आपका बताता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल नंबर है 243 ए से लेके ओ तक। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जो इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है आपकी पंचायत। आंसर इसमें जो है आपका सी ऑप्शन बनेगा। 29 इज द करेक्ट आंसर, इट्स नॉट बी, इट्स सी। 29 इज द राइट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस चीज को सिर्फ आपने मॉक टेस्ट के रूप में लेना है। जितने एडिशनल फैक्ट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो तो ठीक है, बलवंत राय कमेटी ये आ रहा होगा, सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है, वो सही है, हम पढ़ चुके हैं। इसको अटेम्प्ट करना है एज ए मॉक टेस्ट ही अटेम्प्ट करना है। ये 29 सब्जेक्ट है, इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कौन कौन से 29 सब्जेक्ट्स हैं, सारे गांव के लिए हैं। What can be impact of the excessive inappropriate use of nitrogenous fertilizer in the agriculture? जब हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो उससे क्या होगा? देखिए ये पहली बात तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगी। इन्वायरमेंट को इफेक्ट कैसे करेगी कि ये एसिडिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ा देगी। ऑब्वियसली बात है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाएगी। सॉइल की जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो आपके जो वो है जो ये न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा धरती के अंदर जाएगा, जिससे क्या होगा, लीचिंग।
लीचिंग ऑफ द सॉइल भी हो जाएगी। जब लीचिंग ऑफ द सॉइल होगी, ऑब्वियसली बात है आगे क्या होगा, ग्राउंड वाटर के अंदर जाएगी और यूट्रॉफिकेशन का फिनोमिना भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सेस जो है आपके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे पानी के अंदर और यूट्रॉफिकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि यूट्रॉफिकेशन होता क्या है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन द रिवर, उसके ऊपर काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है, तो ये होता है यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी सॉइल की, लीचिंग हो जाएगी और यूट्रॉफिकेशन हो जाएगा। तो देखते हैं पॉइंट। द पॉलीफ्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन अकर, ये नहीं होता। इंक्रीज इन द सॉइल इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही है। नाइट्रेट जो है लीच कर जाएंगे, ग्राउंड वाटर के अंदर आ जाएंगे, ये भी सही है। और अगर तीसरा पूछा होता तो यूट्रॉफिकेशन भी देखने को मिलता। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। रिचेस्ट सोर्स बताइए, रिचेस्ट स्टेट बताइए जिसके अंदर ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्सेज जो है रिप्लेनिश करे जा सकते हैं। भूजल संसाधन में सबसे धनी राज्य कौन सा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट वन। याद करने वाला क्वेश्चन है ये, और वैसे नहीं याद करना, मतलब इतना ही याद कीजिए, ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा रिप्लेनिश धनी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि ये पूछता होता है कि असर्शन का मतलब ये सही है और रीजन का मतलब इसका रीजन ये है या रीजन भी सही है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल सोर्सेज, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है कि इसको हम दोबारा से दोबारा यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट को, और ऑब्वियसली बात है ये रिन्यूएबल सोर्स है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि आप एक्सेसिव यूज कर लें, तो सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा आपको। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। इट इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी आपका पॉइंट सही है, बट इसका रीजन नहीं है ये पॉइंट दोनों सही है। अब क्वालिटी कैसे बढ़ेगी इन्वायरमेंट की, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, प्रोड्यूस कर देगा। तो ऑब्वियसली बात है सारा प्रोसेस ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का है, तो मतलब दोनों पॉइंट आपके सही है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन जो है असर्शन का मेन पॉइंट नहीं है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नैनो टेक्नोलॉजी का जो वर्ड का इस्तेमाल है पहली बार कब हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी क्या थी, देखिए ये है, इन्होंने यूज किया था, डेट इज नोरियो तानीगुची, नोरियो तानीगुची ने किया था। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। और इन्होंने पहली बार जो है 1974 में एक पेपर पब्लिश किया था, वहां पे आपको ये टर्म यूज करी गई थी। और आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। एक्चुअली हिस्ट्री क्या है नैनो टेक्नोलॉजी की, वो ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है सल्फाइड और नॉन क्रिस्टल यूज किए गए थे ग्रीक्स द्वारा रोमन डाई हेयर बनाने के लिए। फिर उसके बाद 1000 ईयर पहले तो आपके डिफरेंट साइज के नैनो पार्टिकल्स बनाए गए डिफरेंट कलर्स के। 59 में आर फे मैन ने जो है आपका रूम देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, और जो है 74 में नैनो टेक्नोलॉजी तेंगुची यूज द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी जो आपका पूछा गया है। और आईबीएम ने डेवलप किया फिर आपका माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है इंट्रोड्यूस किया। तो आईबीएम का नाम भी पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने किया, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, नैनो पार्टिकल्स, नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो इतने नैनो पार्टिकल्स जो हैं आपके 1 to 100 नैनोमीटर, सॉरी 1 to 100 नैनोमीटर के जो साइज के पार्टिकल होते हैं, हम इसको यूज करते हैं और डिफरेंट तरीके से अलग अलग तरीके का मटेरियल डिवाइसेस को क्रिएट करने के लिए। तो ये यूज कहाँ पे होता है, मेडिकल एंड हेल्थ एप्लीकेशंस के अंदर, नैनो मेडिसिन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में, एनर्जी एप्लीकेशंस हैं इनकी, और जो इन्वायरमेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन में, और आपके एवरीडे मटेरियल जो आप प्रोसेस यूज़ करते हैं उनमें भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है 1987 में था, और ये रिलेटेड है किसके साथ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ। आपका बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ लिंक है। वर्ल्ड ओजोन डे होता है आपका 16 सितंबर को, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। 85 का वियना कन्वेंशन हुई थी आपकी, ठीक है। 85 की वियना कन्वेंशन हुई थी, जिसके अंतर्गत जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी, और यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। और इसके अंतर्गत जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन लेयर है उसको प्रिवेंट करने की, मतलब उसके डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए बात करी गई थी 1985 वियना कन्वेंशन में। 87 के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और इसमें बोला गया था कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जो लोग यूज करते हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा, उनकी कंजम्पशन, उनकी प्रोडक्शन, और कुछ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की भी जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन को बैन किया जाए। अब ये जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं, मिथेल ब्रोमाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफोम हो गया, और हेलोन्स हो गए। सो दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, ब्रोमीन भी है,
ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है एक एग्रीमेंट और हुआ जिसे हम कहते हैं किगाली एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत बोला गया कि आपका जो ग्लोबल एवरेज वार्मिंग है उसको आपने 2100 तक, यानी कि जब 2100 कंप्लीट होगा तो आपने अपना 0.3 से 0.5 टू लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपको पहुंचना है। आपका इन्वायरमेंट इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना रिड्यूस आपको करना ही करना पड़ेगा किगाली एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और किगाली एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग है सभी के ऊपर, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इसने स्ट्रांग बना दिया और भी। और ये हुआ कब था? 1 जनवरी 2019 को देखने को मिला। और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बोला गया कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की कंजम्पशन को 2019 तक जो है कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फ्रीज करेंगी कंजम्पशन को 2024 में, और जो हमारे जैसी इंडिया जैसी कंट्रीज हैं वो 2028 में इसको पूरा का पूरा बंद करेंगे कंज्यूम करना। सो ये अमेंडमेंट के अंतर्गत ये बोला गया, जिससे क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है और भी मजबूत हो गया और लीगली बाइंडिंग हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो वही चीजें ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वगैरह वगैरह। इनमें से आपको स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है कौन सी पॉइंट है। स्टेटमेंट 1, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नल्लामलाई रेंज। नल्लामलाई रेंज के अंतर्गत नहीं देखने को मिलता, ये देखने को मिलता है आपको पालक्कड़ पालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल के अंदर देखने को आपको मिलता है। और ये जो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका बिल्कुल देखने को मिलता है नीलगिरी हिल्स के ऊपर, नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ऑब्वियसली बात है नल्लामलाई रेंज के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन 1 इज गलत। उसके बाद है पथरा कदावू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क के नज़दीक बनाया जा रहा है। ये आपका पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। और इसको बना कौन रहा है? दैट इज द केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना रही है। 1 किलोमीटर के दूर है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क से। तीसरा है कुंथी रिवर जो है ओरिजिनेट होती है आपकी साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट से, ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। और ये ट्रिब्यूटरी है कहाँ की? ट्रिब्यूटरी ऑफ दैट इज कॉल्ड थूथापूजा, और जो आपकी साइलेंट वैली से ओरिजिनेट होती है। और ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो मतलब सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन, सेकंड एंड थर्ड। इनमें से विस्कस चिपचिपा सबसे ज़्यादा थिक चीज़ कौन सी है? देखिए विस्कोसिटी का मतलब यही होता है कि उसका एक रेजिस्टेंस, जो भी आपका ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट, डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट, क्लियर। अल्कोहल की बात करें, वाटर की बात करें, हनी की बात करें, गैसोलीन की बात करें, सबसे थिक जो है रेजिस्ट कौन सा है आपका? हनी। शहद इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। शहद के अंदर सबसे ज़्यादा आपको शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज जो होती है स्वीटेस्ट शुगर होती है ये। अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो अल्कोहल होता है शराब, जिसे हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में होता क्या है कि जो आपका जाइमेज एंजाइम यूज़ किया जाता है ग्लूकोज के ऊपर और शराब तैयार हो जाती है, इथाइल अल्कोहल यूज़ हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जाइमेज से। और एक चीज़ और बता दूँ, इन्वर्टेज एंजाइम है आपका। इन्वर्टेज एंजाइम जो है वो क्या करता है कि इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है? सुक्रोज को, जो केन शुगर होती है, शुगर केन, और ये कर देता है आपका दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज एंजाइम, याद रखना, ठीक है। और गैसोलीन की बात करते हैं तो गैसोलीन जो यूज़ होती है आपको पता होगा गैसोहोल, ठीक है, जो आपका फ्यूल यूज़ करते हैं गैसोहोल। इसके अंदर होता है 1 पार्ट इथेनॉल का, और जिसे आप ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, और ग्रेन अल्कोहल बीवरेज अल्कोहल भी कहते हैं। और 9 पार्ट्स जो होते हैं आपके अनलेडेड गैसोलीन के जो है आपके 9 पार्ट्स होते हैं। तो आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। शहद इज़ द करेक्ट वन, शहद, ये देखिए जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हनी के बाद भी मोलेसिस भी सबसे ज़्यादा थिक हैं। कावेरी रिवर डिस्प्यूट जो है ये कौन सी स्टेट के साथ संबंधित है? कावेरी रिवर आपको पता है ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक से स्टार्ट होती है और सबसे पेरिनल रिवर है ये, पूरे साउथ इंडिया में अकेली रिवर जो सारा साल बहती है ये है। और ये आपके डिस्प्यूट है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी। यहाँ पे देख लीजिए कावेरी रिवर बेसिन। तास एक जो है एक न्यूज़ एजेंसी है, ये कहाँ की? रशिया की, बस इतना ही याद करना है। तास जो एजेंसी है रशिया की एक न्यूज़ एजेंसी है, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जनरली इन्वायरमेंट जो होता है हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज के अंदर, इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं होती?
इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं होती? देखिए जनरली जो हम डिवाइड करते हैं फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल में डिवाइड करते हैं, 3 इन्वायरमेंट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट है आपका, फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे लैंडफॉर्म हो गया, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स, ये आते हैं। कल्चरल की अगर हम बात करते हैं जिसमें आपका इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जो आपके मैन मेड द्वारा बनाए जाते हैं। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेशन एलिमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल एलिमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द दिस इन्वायरमेंट कैटेगरी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये ऑपरेशनल इन्वायरमेंट ऐसा होता है जैसे साइबर, इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट, ये होता है ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट के साथ लिंक नहीं करता, आपके पर्यावरण के साथ कोई भी लिंक नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 323A 4 ये जितने भी हैं किसके साथ लिंक करते हैं ये आपको बताने हैं। तो आर्टिकल 323A ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के ऊपर, तो आंसर इसमें 2 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 324 की अगर मैं बात करता हूं तो ये इलेक्शन के साथ है, इलेक्शन कमीशन के साथ 1 ऑप्शन। 330 की बात करें ये रिजर्वेशन के ऊपर है, एससी और एसटी की लोकसभा के अंतर्गत, ये बनेगा 4। और 320 की बात करते हैं तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ जो है लिंक करता है, 3 ऑप्शन। 2143 इज द करेक्ट आंसर। कहां पे है ये ऑप्शन? सी ऑप्शन 2143 इज द करेक्ट आंसर। इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज है। इनमें से आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाने हैं। ये नेचुरल हैजार्ड है और रीजंस कौन सा है, कहाँ पे कौन कौन सा पार्ट देखने को आपको मिलता है। ये जो जितने भी आपके ये रिपोर्ट है, ये आपकी रिपोर्ट जो है सारी की सारी जो गवर्नमेंट देती है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। फ्लड की बात करें तो फ्लड मेनली आपको देखने को मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं ये मेनली देखने को मिलते हैं आपके डेट इज इन द झारखंड और नदन उड़ीसा के अंतर्गत। नहीं ये नहीं बनेगा, सॉरी, ये मिलेंगे आपको ये उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलते हैं फ्लड्स, यहाँ पे सेंट्रल इंडिया के जो है आपका, जहाँ पे गंगा प्लेन्स वगैरह देखने को आपको मिलते हैं। और दूसरी बात करते हैं अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? हिमालयन रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉल्टी एरिया है जहाँ पे आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है, 1 ऑप्शन। ड्रॉट सूखे कहाँ पे पड़ते हैं? सूखे आपकी ईस्ट इंडिया में पड़ते हैं, मेनली मिड ईस्टर्न इंडिया, तो ये बनेगा 4th ऑप्शन। और साइक्लोन्स वगैरह कहाँ पे देखने को मिलते हैं? कोस्टल स्टेट्स और झारखंड, नदर्न उड़ीसा जो है इफेक्टेड स्टेट्स होती हैं। 3142 बनेगा करेक्ट आंसर। इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी जो आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में होती है, एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी वो कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। कैश मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। और ये क्या करती है? डेटा को क्या कर देती है? स्टोर करती है फ्रॉम द कंप्यूटर। और ये यूज कौन करता है? आपका सीपीयू यूज करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको यूज करती है। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर, बी। रेडार किस में यूज करते हैं? रेडार का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, और ये क्या करता है? ये रेडियो वेव्स के ऊपर बेस्ड है, रेडियो वेव्स के ऊपर। ये क्या करता है कि रेडियो वेव्स जो है यूज़ करता है और डिटेक्ट करता है जो भी इसके सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स आते हैं। और ये आपको हेल्प करवाता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कौन सी रेंज में, एंगल में, वेलोसिटी से आ रहा है। और ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने के लिए एयरक्राफ्ट को, शिप्स को, जो है स्पेस क्राफ्ट को, गाइडेड मिसाइल को, गाड़ियों को, और जितने भी वेदर फिनोमिनाज होते हैं उस चीज़ के लिए, टेरेन का फिनोमिना होता है, उन चीज़ों के लिए रडार यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग लाइट वेव्स गलत है, रेडियो वेव यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव्स नहीं, गलत हो गया ये। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द रेडियो वेव्स बिल्कुल सही है। ट्रैकिंग रेन ये भी गलत है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट वन, सी ऑप्शन। इस तरीके से रडार चलता है ये। इनमें से कथन जो है आपका कौन सा गलत है? नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया। ये जो है हाईएस्ट कोर्ट है हमारी अपील के लिए। एक सेकंड के, नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर 18 हैं, गलत है। अभी टोटल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22। और लास्ट में अमेंडमेंट हुई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके अंतर्गत 4 लैंग्वेजेस ऐड करी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम पे 14 लैंग्वेजेस थी, ये याद रखना है। तो ये पॉइंट गलत हो गया। आर्टिकल 35 रीड विद द आर्टिकल 17
और पावर देती है पार्लियामेंट को कि आप जो भी अनटचेबिलिटी के लिए अनटचेबिलिटी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है उसको पनिश कर सकता है। ये बिल्कुल पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 35 को 17 के साथ हम रीड करते हैं और अनटचेबिलिटी एक्ट जो है आपका अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 का, और इसको रीनेमिंग करी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंतर्गत, जो आपका हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में इसको तब्दील कर दिया गया था अनटचेबिलिटी एक्ट को। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बी और सी तो जो है आपके सही, ए और सी तो सही हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन लिबर्टीज कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि आपको पता है गुड गवर्नेंस का एक्ट जो था वो 1858 का था। मैग्ना कार्टा उसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते। जो क्वीन ने आके यहाँ पे बोला था, क्वीन विक्टोरिया ने बोला था, जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म किया जाएगा, इक्वालिटी आपको दी जाएगी, धर्म के अंदर कोई आपको जो है पार्टिसिपेशन मतलब इंटरफेरेंस नहीं करी जाएगी। तो ये आपका गलत कौन सा था, नॉट करेक्ट पूछा था, यानी कि बी और डी इज द गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन। बी एंड डी इज द रॉन्ग वन, आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां पे आपको कुछ आपको पेयर लगाने हैं, कौन सी पुस्तकें किसके साथ लिंक करती हैं। पाणिनि की बात करें तो इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी जो है पहली संस्कृत ग्रामर थी, पहले संस्कृत ग्रामर थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके ऊपर कमेंट्री भी लिखी गई थी, और कमेंट्री थी महाभाष्य। और एक किसने लिखी थी, पतंजलि ने लिखी थी। याद रखिए, पतंजलि ने, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ वत्स्याना जो है ये कामासूत्रा इन्होंने लिखी थी। ये बनेगा 3, ये बनेगा 1, और ये भी संस्कृत में लिखी गई है। चाणक्य, जिसे आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इंडियन माइकेवेली के नाम से जानते हैं, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, ये बनेगा 4। कल्हन ने पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी, ये भी आपका संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें कश्मीर की हिस्ट्री लिखी गई है, कश्मीर की राजतरंगिणी में। तो ये बनेगा 2। 3142 कहां पे है, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 3142 इज द करेक्ट वन, 3142। ब्लैक बॉक्स जो होता है एरोप्लेन के अंतर्गत कैसा होता है, ये देखिए नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का होता है। एक्चुअली इसके अंतर्गत जो होते हैं सारी इंफॉर्मेशन, जो आपका क्रैश होने से, किसी भी अगर कोई एरोप्लेन है वो आपका क्रैश हो गया, जब वॉइस रिकॉर्डर होता है इसके अंतर्गत कि कोई भी चीज़ है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन टूल है एक्चुअली, क्रैश होने का मतलब कुछ गड़बड़ चल रही है, सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो इसीलिए ब्लैक बॉक्स एरोप्लेन के अंतर्गत देखने को मिलता है, और वो होता है ऑरेंज कलर का। दिस इज इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पंचायत के जो डिस्ट्रिक्ट प्लान जो यूपी के अंदर है, उसमें पंचायत जो है आपकी जो है कौन कौन सी पंचायत आती है इसमें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के अंदर यूपी के अंदर पंचायत जो है, पंचायत के अंदर कौन सी इंक्लूड करी गई है, पंचायत इंक्लूड करी गई हैं। नगर पंचायत इंक्लूड करी गई है, ग्राम पंचायत इंक्लूड करी गई है, और क्षेत्र पंचायत इंक्लूड करी गई है। तो ये तीनों के तीनों आपके आंसर सही बनेंगे, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और क्षेत्र पंचायत इंक्लूड करी गई है। क्षेत्र पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सेक्शन 5 ऑफ द उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है। जो इसका एक्ट है वो 1961 का एक्ट है। नगर पंचायत की बात करते हैं, ये आता है आपका म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल, और ऐसी जगह जो आपका ये भी आपका इसमें आता है, डेट इज इन द उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में आता है, क्योंकि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पूछा है, ध्यान रखिए। जिला पंचायत जिसे आप क्या कहते हैं, आपका ये जो है आपका इसमें जो है क्षेत्र पंचायत भी आता है और आपका ग्राम पंचायत भी आता है। तीनों के तीनों जो है इसमें देखने को आपको मिलते हैं। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी। इनमें से कौन सा प्रपोजल जो है यूनियन बजट के साथ लिंक करता है। सेंश्योर मोशन, निंदा प्रस्ताव, ये नहीं होता, ये तो लिंक नहीं करता। ये होता क्या है, सेंश्योर मोशन क्या होता है कि अगर आपको किसी के अगेंस्ट जो है हार्श क्रिटिसिज्म करना हो, उसके अगेंस्ट हम करते हैं। ये जनरली जो होता है, ये जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उसके अगेंस्ट हम सेंश्योर मोशन पास करते हैं। लोकसभा के अंतर्गत ही होता है, राज्यसभा में नहीं होता, लोकसभा में ही होता है। और अगर ये क्रिटिसिज्म फेल हो जाए, मतलब जो आपका मंत्री है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, वो आपके उसके अगेंस्ट पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होता कि इसको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन नहीं करना पड़ता, रिजाइन सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में पास करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे रिजाइन कर देते हैं। तो ये गलत पॉइंट है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन का मतलब क्या होता है, स्पीकर की
जो स्पीकर से परमिशन लेते हैं और हम कॉल करते हैं किसी भी मिनिस्टर का जो अटेंशन है वो हम पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए ले आते हैं, और इसमें जो मिनिस्टर होता है वो कुछ घंटे मांग सकता है, कोई डेट मांग सकता है उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए। तो ये पॉइंट गलत है, ये भी यूनियन बजट के साथ लिंक नहीं करता। और ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है ये लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लेकिन सेंसर मोशन सिर्फ लोकसभा में होगा। कट मोशन की अगर मैं बात करता हूं तो कट मोशन में क्या होता है कि जो भी आपके बजट पास होता है, ठीक है, जब डिमांड्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल होता है, उसके अंतर्गत डिस्कशन की जाती है। ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है ऑपोजिशन पार्टीज को अपोज करती है और उनके पैसे कम करवाने की कोशिश करती है, जिसमें बहुत सारे कट मोशन आते हैं, जैसे कि डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट आता है जिसमें ₹1 कट करने की बात होती है। इकोनॉमिक कट की बात करते हैं जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट को कट करने की बात करते हैं। टोकन कट की बात आती है जिसमें आपका ₹100 कट करने की बात करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और ये भी आपका कहां पे आएगा, लोकसभा में आएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है, ये आपका लिंक करता है किसके साथ, ये यूनियन बजट के साथ लिंक करता है। यूनियन बजट का आर्टिकल है 112 जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। एडजर्नमेंट मोशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, किसी भी मेंबर का अटेंशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब किसी भी मेंबर का एक पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कुछ भी सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन ड्रॉ करना। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन में डिफरेंस ये होता है। कॉल अटेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत होता है और किसी मिनिस्टर का ध्यान लेके आना, और मिनिस्टर आगे डेट भी मांग सकता है, कोई घंटे भी मांग सकता है। एडजर्नमेंट मोशन में किसी भी मेंबर का जो है आपको जो है ध्यान लेके आना। एडजर्नमेंट मोशन भी आपका कहां पे पास होता है, लोकसभा में, और कॉलिंग अटेंशन मोशन लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ रिलेटेड है, ये तो सबको पता है। व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन के साथ। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। और ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। एग के लिए कौन सा है, सिल्वर है। वीट के लिए कौन सा है, ग्रीन है। फिश के लिए कौन सा है, ब्लू रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे, देखिए वर्गीज क्यूरियन जी हैं ये, और अमूल इंडस्ट्री इनके कारण बनी थी, ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके अलग अलग जो है रेवोल्यूशन है, ब्लैक पेट्रोलियम, ब्लू फिश, ब्राउन लेदर, कोकोआ, गोल्डन हनी, और गोल्डन फाइबर जूट, और जो है आपका ग्रीन इज फूड ग्रेन जो वीट वगैरह के लिए है। गोल्डन जो है हनी के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एप्पल के लिए देखने को मिलता है। ग्रे फर्टिलाइजर, पिंक फार्मास्यूटिकल, प्रॉन के लिए, मच्छी के लिए झींगा मछली, मीट एंड टोमेटो के लिए रेड, पोटैटो के लिए राउंड, एग पोल्ट्री फार्म के लिए सिल्वर, और कॉटन के लिए सिल्वर फाइबर्स, मिल्क और ऑपरेशन फ्लड इज वाइट, ऑयल सीड्स इज येलो। सो दीज आर द डिफरेंट रेवोल्यूशन इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट इंडिया के अंदर क्या है, राइट टू वोट जो है अंडर आर्टिकल 326 में आता है। राइट टू वोट हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आंसर इज बी ऑप्शन, क्योंकि आर्टिकल 326 में लिखा गया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, राइट टू वोट यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी ने इसका आंसर टिक किया था बी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को टिक माना था। और एक चीज आपको और बता दूं, 2009 के अंदर इसको एक लीगल राइट के नाम से भी घोषित किया गया था, और केस था आपका कुलदीप नायर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगर पेपर में ऑप्शन ऐसा आ जाए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टिक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पे आता ए, बी और डी, कहीं पे ऐसे आ जाता तो बी और डी को टिक कर दे, क्योंकि लीगल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, लेकिन प्रेफरेंस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर देनी पड़ेगी। आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट वन। कौन सा संविधान का पार्ट जो है वो बताता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में, वेलफेयर ऑफ द स्टेट के बारे में बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी देते हैं, ध्यान रखिए। आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक आते हैं, और जो है डीपीएसपीस के अंतर्गत आता है, आयरलैंड से हमने इसको बोरो किया है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे आप प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, प्रियम्बल में एक बारी अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड ऐड किए गए थे प्रियम्बल में। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड करी गई थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण स्विंग कमेटी की रिकमेंडेशन से। अब हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। लास्ट अमेंडमेंट हुई थी आपकी 86 अमेंडमेंट 2002। अब हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान यूएसएसआर रशिया से हमने लिया था। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 35 तक आते हैं, यूएसए से हमने इसको बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिशिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिशिएबल। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, डी। तो यहाँ पे आपके देख लीजिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। ये ऑलरेडी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ
ताकि आपका सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ बनाया जा सके। कहाँ पे? ये नॉर्वे गवर्नमेंट के साथ जो है इन्होंने साइन किया है और ये कहाँ पे? चेन्नई के अंतर्गत बनाने की बात करी है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर। और इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? सेपपोल भी कहते हैं। सेपपोल, सेपपोल का मतलब क्या है? या दैट इज सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ के लिए। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखिए, चेन्नई के अंतर्गत। और ये फोकस किसके ऊपर करती है? बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता की पॉलिसीज के ऊपर, लॉज के ऊपर जो है आपका जो है फोकस करती है, जिसके अंतर्गत जो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को, और प्रॉपर तरीके से बायोडाइवर्सिटी की पॉलिसीज, लॉज रीजनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको लागू करते हैं और कलेक्ट करते हैं सभी से डेटा हम। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आंसर इज बी ऑप्शन। देहरादून की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट है आपका, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी है यहाँ पे देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी है देहरादून में। शिलोंग की अगर हम बात करते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे याद करने के लिए। न्यू दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मलेरिया इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका न्यू दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका न्यू दिल्ली में है। और आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। चेन्नई के अंदर तो और भी इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। और यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर। आंसर इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। चेन्नई इज द राइट वन, चेन्नई। इन रिवर्स को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको लगाना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगाना है। किशनगंगा की अगर हम बात करते हैं तो किशनगंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है, तो ये बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट आ गई। उसके साउथ में आ गया है गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में देवप्रयाग से स्टार्ट होती है। वेनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, और पेनगंगा इज ऑल्सो द जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। वेनगंगा पहले दिखती है और पेनगंगा बाद में, यानी कि सीधे ही ऑप्शन बन गए आपके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ए ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आती है झेलम रिवर और यहाँ पे है आपकी किशनगंगा, और उसके बाद आती है आपकी किशनगंगा के बाद ही आपकी गंगा रिवर होगी। ठीक है, और उसके बाद गोदावरी, यहाँ पे होगी वेनगंगा और पेनगंगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर आपको बताना है। जब आपका प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन हुई थी तो कौन सी गैसेस कैसे कैसे आई थी? सबसे पहली गैस हुई आपकी मीथेन, उसके बाद ही हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल, देन अमीनो एसिड। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऐसे थे आपका, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और अमीनो एसिड, ऐसे सीक्वेंस में देखने को मिला था। आंसर इज 1 ऑप्शन। इनमें से आपको इकोसिस्टम के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एनी स्पेस लिमिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो है आपका जो है लिविंग एनवायरनमेंट, जैसे कि एयर, वाटर, मिनरल सॉइल वगैरह जो है नॉन लिविंग के पार्ट, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग का जो है कॉम्बिनेशन होता है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ ए फंक्शनल यूनिट, बिल्कुल सही है, ये फंक्शनल यूनिट है आपकी, और इसकी अपनी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, ये भी सही है। और इट इज़ ए क्लोज सिस्टम, गलत, इट इज़ एन ओपन सिस्टम, इट इज़ एन ओपन सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर इन्फ्लक्स और लॉस भी होता रहता है एनर्जीज का, मटेरियल्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। फंक्शनल यूनिट है और इसकी कोई भी बाउंड्रीज देखने को आपको नहीं मिलती, और इसमें बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर्स भी देखने को आपको मिलते हैं। बायोटिक में आपके जैसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, सब कुछ ए बायोटिक फैक्टर्स में एयर, टेम्परेचर, रेनफॉल, सब कुछ ऐसा ए बायोटिक फैक्टर में देखने को मिलता है। और इट इज ए क्लोज सिस्टम। दिस स्टेटमेंट इज द नॉट द ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये आपकी सही स्टेटमेंट, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, डी इज द राइट वन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो यहां पे देखिए जी, बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इकोसिस्टम में देखिए जी, पॉन्ड, फॉरेस्ट, एस्चुरी, ग्रासलैंड, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। ये पहला प्रेसिडेंट रूल हमारा किस देश में लगा था, किस स्टेट में लगा था, सॉरी। ठीक है, तो पहली बार आर्टिकल जो है ये आर्टिकल 1951 में इम्पोज किया गया था, और कहाँ पे? फॉर्मर पंजाब, जो बाद में 53 के अंतर्गत जो है इसको पेप्सू बना दिया गया था, दैट इज द पटियाला एंड ईस्ट स्टेट यूनियन के अंतर्गत। तो आंसर इसमें सी।
51 के अंतर्गत हुआ था पंजाब के अंदर, 53 में इसको पेप्सू बना दिया गया था। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और एक चीज़ और बता दूं, प्रेसिडेंट रूल आपका छत्तीसगढ़ में नहीं लगा हुआ और आपका तेलंगाना में कभी नहीं लगा हुआ। और जब भी प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं, कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं करती तो गवर्नर राष्ट्रपति को बोलता है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि आपका पार्लियामेंट इस बिल को पास करती है, 2 महीने के अंतर्गत इसको बिल को पास करना होता है और सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है। 6 महीने के लिए ये जो है इमरजेंसी लगती है, अगेन 6 महीने आगे और चली जाती है जैसे जैसे प्रॉब्लम चलती जाए। और मैक्सिमम कितने टाइम तक, 3 सालों तक जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग सकती है। अगर 3 सालों से हमने एक्सटेंड करवानी हो, आगे एक्सटेंड करवानी हो, तो आगे एक्सटेंड करवाने के लिए एक आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपको अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे तो 3 से 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जैसे पंजाब में हुई थी 84 के टाइम पे। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे यही है कि अगर पूछा प्रेसिडेंट रूल कितने टाइम के लगता है तो 6 महीने, मैक्सिमम टाइम कितना है 3 साल, कि हम 3 साल से एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, अगर आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट काम करेगा। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट तो काम करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नर जो होता है, आपका गवर्नर जो होता है वो आपका काम करता है मेनली, और जिसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा का सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। प्रेसिडेंट जो है इस स्टेट के अंतर्गत जो है आपकी पावर जो होती है स्टेट लेजिस्लेचर की, वो सारी की सारी पार्लियामेंट द्वारा जो है चलाई जाती हैं। और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो सस्पेंड कर देते हैं या डिसॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट। तो ये आपका इफेक्ट देखने को मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन पेप्सू इज द करेक्ट आंसर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द प्रेसिडेंट इज क्या है, इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, गलत है, पार्ट होता है। इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, सही है। इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड सिट इन द पार्लियामेंट, नहीं, ये राष्ट्रपति का अपना हाउस होता है। इट कैन वोट इन द पार्लियामेंट, नहीं, वोट नहीं कर सकता। नन ऑफ द अबव, ये गलत है। आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन संसद का एक हिस्सा होता है, आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। संसद जो होती है वो 3 चीजों से बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से। दिस इज इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट का आर्टिकल 79, लोकसभा का 81 और राज्यसभा का 80 और प्रेसिडेंट का 52 नंबर आर्टिकल होता है। 2 हाउसेज हैं, 2 हाउसेज को हम और क्या कहते हैं, 2 हाउसेज को, दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो कानून बनाते हैं। इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर का प्रोसेस हमने कहां से लिया था, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल बताइए जो हमारे चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताता है। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज के बारे में बताता है तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 167 बताता है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज क्या होती हैं। और आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 62 की अगर हम बात करते हैं 162 की, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो लिखी गई है यहाँ पे। 64 में बात करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा, और जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो भी गवर्नर ऑफ स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। 165 की बात करते हैं तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात आती है, सॉरी एडवोकेट जनरल की बात आती है, जो राज्य में आपका हाईएस्ट लीगल ऑफिसर होता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर 167 इज द राइट वन। यही होता है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी होती है गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करने की, हर चीज़ इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करने की, वगैरह वगैरह इस 167 में लिखी होती हैं। अगला देखिए जी, Why is the offering of the teaser loan by the commercial bank a cause of the economic concern? ये कंसर्न क्यों है? देखिए टीजर लोन का मतलब क्या होता है, जैसे फिल्म का टीजर आता है ना, वैसे ही टीजर लोन होता है, मतलब कुछ छोटा छोटा लोन देना, ठीक है। और ये टीजर लोन जो होते हैं एडजस्टेबल होते हैं, मॉर्टगेज लोन होते हैं। इसके ऊपर जो है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। और ये हमेशा दिया जाता है लो इनकम ग्रुप को, जो भी लो इनकम ग्रुप होता है उनको, जिसमें आपको मिनिमम रेट के ऊपर जो है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो है पैसा डिवाइड करके आपको भरना होता है। लोन की फॉर्म में आप भर सकते हो, महीने की महीने भर सकते हो। क्लियर? जैसी आपकी जब पेमेंट मेच्योर हो जाएगी देन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन के ऊपर वो इंक्रीज करने लग जाएगा, वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो लोन होगा तो वो लेस रेट के ऊपर होगा, जैसे आप इसको कंज्यूम कर जाएंगे पूरा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। तो टीजर लोन का मतलब यही है। तो पहले पॉइंट देखते हैं, द टीजर लोन आर कंसीडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ द सम प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स में बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही है कि टीजर लोन ऐसा ना हो कि ले लें आप, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ले रहे हैं और वो लोग भाग जाएं तो आपकी बैंक के लिए डिफॉल्टर का चांस बन सकता है। बिल्कुल पॉइंट सही है। In India, the teaser loans are mostly given to the inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing और export unit। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लो इनकम ग्रुप को दिया जाता है घर वगैरह लेने के लिए। आंसर इसमें 1 ऑप्शन, केवल 1 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट वन। ये देखिए जी,
लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनिशियल पीरियड के ऊपर, खत्म हो गया तो आपको अगेन मतलब लोन इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और ये किसके लिए जाता है? पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन के लिए। और ये बेनिफिट्स कौन खाते हैं? जो कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा मतलब लोअर वर्ग के होते हैं। और इसमें जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट्स ये हैं कि कस्टमर्स आपके अट्रैक्ट होते हैं और जो खरीदते हैं उनके लिए क्या है? सेविंग हो जाती है टोटल लोन कॉस्ट की। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। IMF के लिए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो वाशिंगटन के अंदर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कंट्री को ये लोन देता है, लेकिन ध्यान रखिए ये लोन उनको देता है जो उनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं। इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, गलत है ये स्टेटमेंट, किसी कंट्री को नहीं। ओनली डेवलप्ड कंट्री, ये भी गलत हो गया। मेंबर कंट्रीज बिल्कुल सही, ये सिर्फ मेंबर कंट्रीज को जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, मेंबर कंट्रीज को, सी ऑप्शन। द लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट बाय द RBI लीड्स टू, जब बैंक रेट जो है आपका कम कर दिया जाए RBI द्वारा तो क्या होगा? देखिए स्टेटमेंट बताता हूं। देखिए क्या होता है कि जब बैंक रेट कम हो गया, बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट का मतलब होता है जब आपका RBI जो होता है वो बैंक्स को पैसे देता है लोन के लिए, तो वो होता है बैंक रेट। अगर बैंक रेट कम हो गया, लेस हो गया, तो इसका मतलब चांस क्या होगा? बैंक के पास ज़्यादा पैसा लेने के चांस होंगे, तो RBI से जल्दी पैसा बैंक के पास आ जाएगा। दैट मीन्स मोर मनी विद द बैंक। क्लियर? जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा बैंक के पास तो ये क्या करेगा? मार्केट में देगा। किसको? लोगों को। और किस रेट के ऊपर देगा? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर देगा, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देगा तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे ही उसने इन्वेस्ट कर दिया, लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो आपके देश के अंदर क्या होगी? ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी हमारे देश के अंतर्गत तो क्या होगा? लोग डिमांड करने लग जाएंगे, डिमांड्स बढ़ने लग जाएंगी लोगों की कि ये चाहिए वो चाहिए, जिससे क्या होगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब आपके देश के अंदर ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होगा। बिल्कुल सही, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहां पे जो पैसा था लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर था, अगर देखा जाए तो RBI कर रहा है ना, ये RBI कर रहा है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। RBI लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रेट कम क्यों कर रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ करवाने के लिए। जब भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जिसमें आपका बैंक रेट हो, ठीक है, CRR हो, SLR हो, ये सारे के सारे, रेपो रेट हो, अगर ये कम है तो दैट मीन्स बैंक RBI क्या यूज कर रहा है? चीप मनी पॉलिसी। चीप मनी पॉलिसी और दैट इज चीप मनी पॉलिसी, और आप इसको और क्या कह देते हैं? एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी, लूज मनी पॉलिसी। ठीक है, लूज मनी पॉलिसी। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, ठीक है, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो RBI क्या करेगी? इस बैंक रेट को क्या कर देगी? हाई कर देगी, तो ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। तो इस पॉलिसी को, हाई रेट की पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? डियर मनी पॉलिसी, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी और आपका टाइट मनी पॉलिसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर? याद रखें। अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए, जब बैंक रेट कम होगा तो क्या होगा? पैसा ज़्यादा आ जाएगा मार्केट में, कम पैसा आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, और डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन हो जाएंगी, पैसा मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पैसा ज़्यादा आएगा तो लोगों के पास ही जाएगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आपने मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके बताना है कि कितने मार्क्स आए। दिल पे हाथ रख के सच्चे मन से अगर आप इस चीज़ को तैयार करोगे तो चीज़ें तैयार होंगी। मैं आपको बता दूं, जितनी चीज़ें मैंने याद करवाई, पढ़ी, आपने मॉक टेस्ट दिया, नंबर कितने हैं, अब कितने नंबर आ रहे हैं, कहाँ पे गलतियां करी, अब आपको पता लग गया होगा कि कहाँ पे गलतियां करी। आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज देना है और मैं पर्सनली उस बच्चे के साथ बात करूंगा जहाँ पे सच्ची जेन्युइन मुझे दिक्कत लग रही होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं, और जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो ही हम बात करेंगे, ऐसे नहीं। और नहीं तो मैं कुछ सुझाव भी दूंगा कि हाँ ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, तो आपको करना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये आपको मॉक टेस्ट का हर टेस्ट का रिव्यू आपको मुझे देना ही देना है। कितने मार्क्स आए आपके, पहले तो मार्क्स बताने हैं आपको कितने आए, गलतियां कहाँ पे करी वो भी आपको बतानी है। आपको पता लग गया होगा गलतियां कहां पे करी, कैसे इंप्रूव करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो अपडेट्स हैं आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।